Hello students, welcome back. In the last part we have done law of chemical combination. ये हमारा पार्ट 10 है। पार्ट 9 में हमने केमिकल लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को कंप्लीट किया था और मैंने आपसे बोला था कि यू हैव टू डू सम एग्जांपल्स फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉज। इसके बाद हमारा आता है इस पार्ट के अंदर हम करेंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, लिमिटेशन ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी एंड एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, ये दो चार चीज़ें ही करेंगे आज हम। तो सबसे पहला आता है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन जब डेमोक्रिटस ने ये बताया था कि जो अगर हम किसी भी मैटर को छोटे से छोटा करते चले जाएं तो एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि हम उसको फर्दर कट डाउन नहीं कर सकते। तो जो फर्दर डिविजिबल नहीं हो सकता उसको क्या बोलते हैं, एटम होता है। उसी चीज़ को बेसिस मानकर डाल्टन ने अपनी एक थ्योरी दी थी। तो इसमें कुछ पोस्टुलेट्स थे, उन्होंने कुछ बातें बताई थी। तो ये पोस्टुलेट्स हमने यहाँ पर दिए हैं। डाल्टन ने पहला पोस्टुलेट ये बताया था कि जो मैटर होता है वो बहुत ही छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है जो इंडिविजिबल और इंडेस्ट्रक्टिबल होता है। ऐसे पार्टिकल को उन्होंने क्या बोला, एटम। ठीक है। और सेकंड क्या आता है कि जो एटम होते हैं सेम एलिमेंट्स के, वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं उन ऑल एस्पेक्ट्स, मतलब ऑल रेस्पेक्ट, जैसे शेप, साइज, मास, केमिकल बिहेवियर, वो सभी क्या होते हैं, सेम होते हैं। और डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम होते हैं वो डिफरेंट होते हैं शेप, साइज, वॉल्यूम, मास एंड केमिकल बिहेवियर में। ठीक है। एंड किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले स्मॉलेस्ट यूनिट को एटम बोलते हैं। एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विच कैन टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है। और दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं आपस में एक सिंपल रेशियो में कंबाइन होते हैं टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल। एक सिंपल रेशियो होता है, जैसे 1:2 हो गया, 2:1 हो गया। ठीक है। और जो एटम्स होते हैं उनको ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं इन ए केमिकल इक्वेशन, केमिकल चेंज या फिजिकल चेंज में। ठीक है। ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन देयर इज अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। डाल्टन ने ये बताया था कि भाई जब भी कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो वहाँ पर सिर्फ क्या होता है, अरेंजमेंट होता है, रीअरेंजमेंट होता है, किसका, एटम्स का। तभी आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर इसकी कुछ ड्रॉबैक्स थी या लिमिटेशन थी, उनको हम बात करेंगे। जैसे जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन होते हैं वो सिर्फ इन्होंने सॉलिड के लिए बताया था, गैसेस के लिए इन्होंने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को एक्सप्लेन नहीं किया। ठीक है। केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस, फोर गैसेस के लिए इन्होंने नहीं कर पाए। दूसरा, ये नहीं बता पाए थे कि भाई जो एलिमेंट्स होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो डिफरेंट क्यों होते हैं। डिफरेंट एलिमेंट के एटम डिफरेंट होते हैं ये बताया इन्होंने, लेकिन ये नहीं बताया ऐसा क्यों होता है। ठीक है। और इन्होंने ये भी नहीं बताया कि जब एटम्स मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो वहाँ पर जो एटम्स आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्डेड फॉर्म में है तो वो किस तरीके, किस फोर्स से अटैच्ड है। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी कब आई, जब डाल्टन के सॉरी मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में क्या है, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी इज द मॉडिफिकेशन ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। जब हमने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में थोड़ा सा चेंज किया, उसमें जो लिमिटेशंस थे उनको दूर किया, तो हमारे पास एक नई थ्योरी आ जाती है जिसको हमने नाम दिया मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। तो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के कुछ अपने क्या थे, पोस्टुलेट्स थे। तो इसमें सबसे पहला ये बताया, एटम इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड टू बी इंडिविजिबल। मतलब अब एटम को इंडिविजिबल नहीं माना जाता, क्योंकि एटम को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स में, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, उन्होंने ये बताया था कि भाई जो सेम एलिमेंट के सेम एटम वाले उन्होंने बात बताई थी वो भी गलत साबित हो गई, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि कुछ एलिमेंट्स के क्या होते हैं, जो एटम्स हैं सेम एलिमेंट्स के एटम भी डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं, एक ही एलिमेंट के दो डिफरेंट एटम होते हैं जिसके मासेस अलग होते हैं। ठीक है। और दूसरा, हम ये भी कह सकते हैं कि भाई दो डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो क्या हो सकते हैं, सिमिलर हो सकते हैं, जैसे आइसोबार्स, जिसके अंदर क्या होता है, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स के मासेस सेम होते हैं। ठीक है।
इसके बाद हम बात कर सकते हैं कि जो एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट कैन पार्टिसिपेट इन ए केमिकल इक्वेशन, कि अभी भी उन्होंने की ये वाली बात सही है, डाल्टन की ये वाली बात सही थी कि भाई जो एटम था वो स्मॉलेस्ट यूनिट था जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। और एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं, एक एलिमेंट्स के एटम दूसरे एलिमेंट्स के एटम में चेंज किए जा सकते हैं इन ए केमिकल रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, ठीक है, या ट्रांसम्यूटेशन भी बोल देते हैं, ठीक है। दूसरा, जो मास लॉस होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, उसको हम किस में चेंज कर सकते हैं, एनर्जी में, इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर इक्वेशन से, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज एटम। एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट, जिसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन एटम टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, ठीक है। जो एटम होता है वो एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, ये आपको समझना है। कहाँ पर आपको एलिमेंट बोलना है, कहाँ पर आपको मॉलिक्यूल बोलना है, कहाँ पर एटम बोलना है, कहाँ पर कंपाउंड बोलना है, ठीक है। दीज आर द वोकेबलरी ऑफ केमिस्ट्री। जब तक आपको वोकेबलरी नहीं आएगी केमिस्ट्री कैसे समझ में आएगी। तो आपको एटम पता होना चाहिए। एटम क्या होता है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट विच में हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस और नॉट, जिसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी कंपाउंड। जो एक कंपाउंड होता है ना, कंपाउंड का जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल। या मॉलिक्यूल जो होता है वो एलिमेंट्स के एटम्स के कॉम्बिनेशन से बनता है इन ए डेफिनेट रेशियो। और जो मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन O2 फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, मतलब O2 क्या हुआ, एक मॉलिक्यूल हुआ, लेकिन ऑक्सीजन एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, खाली O नहीं मिल सकता, ठीक है। तो ये आप बता सकते हैं कि क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे एटॉमिक मास। तो क्या होता है, आपको पता है कि भाई जब हम एक एटम के मास की बात करते हैं तो उसको बोलते हैं हम एटॉमिक मास, लेकिन जो एटम्स होते हैं वो बहुत ही स्मॉल पार्टिकल होता है, उसका मास कैलकुलेट करना बहुत ही क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है, उसमें एरर आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए हमने एक यूनिट बनाई, दैट इज़ एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। तो एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट निकालने के लिए हमने क्या किया, एक रेफरेंस एलिमेंट लिया, दैट इज़ कार्बन 12। कार्बन 12 में हमने क्या लिया कि जो कार्बन होता है ना, कार्बन का जो हमने एग्जैक्ट मास मान लिया वो 12 AMU मान लिया, मतलब एटॉमिक मास यूनिट, वो एग्जैक्ट 12 के बराबर मान लिया, और उसी के रेस्पेक्ट में हम हर एक एलिमेंट का एटॉमिक मास कैलकुलेट करते चले गए, ठीक है। तो क्या होता है, 1 AMU इज द 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। वो जो 1 AMU होता है ना, कार्बन एटम के एक मास का 1/12 होता है, ठीक है। 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, मतलब कार्बन 12 के एक एटम के मास का 1/12 करने पर जो मास आता है दैट इज कॉल्ड 1 AMU। 1 AMU को आप 1 AMU की वैल्यू क्या होती है, 1.66056 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। ये वैल्यू कैसे आई है वो हम आगे बताएंगे जब आपको मोल कंसेप्ट बताएंगे, लेकिन यू हैव टू लर्न दिस 1.66056 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम, दैट इज द मास वैल्यू ऑफ 1 AMU। अगर आपको क्या करना है, किसी भी AMU मास को ग्राम में बदलना है, यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय दिस एंड यू विल गेट द मास ऑफ वन एटम इन ग्राम। तो जैसे, लेकिन आजकल क्या होता है, जो AMU यूनिट है इट इज़ रिप्लेस्ड बाय U, स्मॉल u है ये, ठीक है। स्मॉल u का मतलब होता है यूनिफाइड मास, ठीक है। आज इन ए मॉडर्न टाइम आए समझ में। अब हम बात करेंगे एटॉमिक मास की डेफिनेशन क्या लिखेंगे। तो एटॉमिक मास इज डिफाइंड एज द रिलेटिव मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू द 1/12 ऑफ द वन एटम ऑफ
1 एटम ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 के रेस्पेक्ट कार्बन 12 के एक एटम के 1/12 के रेस्पेक्ट में जो जो मास होता है किसी भी एलिमेंट के एक एटम का, वही उसका क्या हो जाता है, एटॉमिक मास हो जाता है। यहाँ पर आप फॉर्मूले से इसको अच्छे से समझ सकते हो। मास ऑफ वन एटम मतलब कोई भी एलिमेंट है, चाहे वो सोडियम है, हाइड्रोजन है, उसका एक एटम का मास अपॉन 1/12 ऑफ दी वन कार्बन एटम, मतलब जो कार्बन के एक एटम के मास का 1/12 करे क्या आएगा, उससे उसको डिवाइड कर दो, और जो उसको डिवाइड करने के बाद जो आएगा दैट इज कॉल्ड एटॉमिक मास या रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास निकालने से क्या होता है, जो उसमें एरर चांसेस ऑफ एरर होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको एटॉमिक मास की डेफिनेशन आते हैं, यू हैव टू राइट दिस विद द फॉर्मूला। लेकिन ये चीज़ें आपसे पूछी नहीं जाती, ये चीज़ें वर्ड टर्म्स आएंगी कि क्या होता है। जैसे किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास ये दे दिया, तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि एटॉमिक मास होता क्या है। ठीक है, यू शुड नॉट हैव टू कंफ्यूज विद द टर्म्स। तो अब आपको जैसे एटम्स, मॉलिक्यूल क्लियर हो गया, एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, आप ये बता सकते हो अगर कहीं किसी भी सेंटेंस में आता है। उसी तरीके से एटॉमिक मास क्या है, ये क्यों आ रहा है, ये सारी टर्म आपको क्लियर होना चाहिए। एटॉमिक मास मतलब एक एटम का मास हो गया। ठीक है, अगर AMU में गिवन है तो एक एटम का मास गिवन है वो। ठीक है, या U में गिवन है तो एक एटम का मास गिवन है। और कैसे निकालते हैं हम इसको, कार्बन 12 के रेस्पेक्ट में निकालते हैं। आप ऐसे याद रखो इसको। ठीक है, कि जो एटॉमिक मास होता है किसी भी एलिमेंट के एक एटम का, वो हम कार्बन 12 के एक एटम के मास के रेस्पेक्ट में निकालते हैं, और उसका भी 1/12। कार्बन के एक एटम के मास का 1/12 अपॉन में लेंगे, और ऊपर क्या लेंगे, मास ऑफ एटम ऑफ एनी एलिमेंट, जिसके एलिमेंट के एक एटम का मास हम निकाल लें उसका मास, और उसको डिवाइड करने के बाद जो आएगा दैट इज कॉल्ड एटॉमिक मास। क्लियर। अब हम बात करेंगे एवरेज एटॉमिक मास। तो एवरेज एटॉमिक मास होता क्या है, तो एवरेज एटॉमिक मास की जरूरत हमें कब पड़ी, आपने देखा होगा जो एलिमेंट्स होते हैं वो कंप्लीटली एक ही फॉर्म में नहीं मिलते हैं, उनके अलग अलग एटम्स होते हैं। जैसे अभी हम बात कर रहे थे आइसोटोप्स की, तो जो एलिमेंट्स बहुत सारे आइसोटोप्स में बनते हैं, मिलते हैं, उनका एटॉमिक मास निकालने के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं दैट इज एवरेज एटॉमिक मास, कि भाई पीरियडिक टेबल में उनका एटॉमिक मास क्या रखें। तो एवरेज एटॉमिक मास के लिए हम बात करते हैं अबेंडेंस। अबेंडेंस का मतलब होता है कि कोई भी एलिमेंट जो होता है वो कितने आइसोटोप्स में, जैसे क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन जो होता है वो 2 आइसोटोप्स होते हैं मेनली उसके, कौन कौन से, Cl35 एंड Cl37। एक तो 35 फॉर्म में मिलता है और एक 37 में। जो 35 होता है वो मिलता है 75%, और 36 जो 37 होता है वो मिलता है हमें कितने में, 25%। लेकिन अब बात आती है कि हम उनका एटॉमिक मास क्या लिखें, 35 लिखे या 37 लिखे। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमारे पास क्या आया, एवरेज एटॉमिक मास आया। तो एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, उसकी परसेंटेज अबेंडेंस को यूज करके हम क्या करते हैं, एक एवरेज एटॉमिक मास निकाल लेते हैं, और उसी को हम बार बार यूज करते हैं। ठीक है, तो एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, इट इज अ समीशन। ये जो हमने इस तरीके का ये लगाया है सिंबल, दैट इट इज समेशन, यू विल स्टडी इन मैथ, समेशन एटॉमिक मास ऑफ द आइसोटोप्स इनटू परसेंटेज अबेंडेंस अपॉन 100। ठीक है, अगर अबेंडेंस किस में दी गई है आपको, परसेंटेज में गिवन है। ठीक है, तो उसको हम एज इट इज रख देंगे और अपॉन में 100 कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल Cl35 75% हो गया, और Cl37 25% हो गया। ये 25% है, सॉरी इट इज 2% लिख दिया मैंने। तो एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या हो गया, 35 इंटू 75 अपॉन 100 प्लस 37 इंटू 25 अपॉन 100, वही आ गया ना, एटॉमिक मास इंटू परसेंटेज अबेंडेंस अपॉन 100। ठीक है, अब हमने इसको सॉल्व किया तो 26 25 प्लस 925 आ गया, इन दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया, 35 50, और इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 35.5 AMU। तो Cl का जो एटॉमिक मास हम लेते हैं 35.5, दैट इज एवरेज एटॉमिक मास विच इज कम फ्रॉम 2 आइसोटोप्स। कौन से आइसोटोप्स, Cl एंड 37। और जो एवरेज एटॉमिक मास होता है, जिस आइसोटोप्स की परसेंटेज ज़्यादा होती है ना, उसके एटॉमिक मास के क्लोज होता है। जैसे यहाँ पर
Cl35 कितना था, 75% था, तो उसकी परसेंटेज ज़्यादा हुई, तो जो एटॉमिक मास आया वो भी 35 के अराउंड आया, मतलब 35.5, तो 35 के क्लोज हुआ ना, 37 से ज़्यादा कम हो गया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। लेकिन अब हमने यहाँ पर दिया है, सॉरी, बहुत बार क्या होता है कि जो अबेंडेंस होती है ना, वो परसेंटेज में नहीं गिवन होती, वो दी हुई होती है 0.93, 0.10 पॉइंट, तो इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल अबेंडेंस। ठीक है, जब परसेंट अबेंडेंस परसेंटेज में ना गिवन करके आपको पॉइंटों में गिवन हो, डेसिमल पॉइंट्स में गिवन हो, तो तब जो है हम अपॉन में 100 नहीं लगाते, सिंपली क्या कर देते हैं, एटॉमिक मास इनटू अबेंडेंस का समेशन कर देते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है, एटॉमिक मास ऑफ द आइसोटोप्स इनटू फ्रैक्शनल अबेंडेंस, उसका सिर्फ क्या करना है, हमें समेशन करना है। यू हैव टू डू 2 or more 3 numericals and you will get it. In the next part we will do some numericals on it, उसके बाद आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, कि अगर दो आइसोटोप्स की दे रखी है आपको परसेंटेज अबेंडेंस, तो थर्ड वन की कैसे निकालते हैं ये भी हम बताएंगे इन द नेक्स्ट पार्ट। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप देख सकते हैं आज इसमें ज़्यादातर थ्योरेटिकल था, लेकिन अब से इसमें न्यूमेरिकल पार्ट चालू हो गया है, एंड यू हैव टू लर्न एवरीथिंग वेरी डीपली फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द केमिस्ट्री। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो। अगर अभी तक पढ़ने नहीं लगे हो तो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए और नोट्स बनाने स्टार्ट कर दीजिए। यू हैव टू प्रिपेयर योर नोट्स योर सेल्फ। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। स्टे एट होम, स्टे सेफ एंड स्टडी फ्रॉम होम। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।